हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसको हम हर एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये होता क्या है, मेल्स में अगर हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से, और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है अगर उसमें हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो हम उसे बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब हमारी डेली आयरन रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है? इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। मेल्स के केस में इट इज़ 1 मिलीग्राम पर डे, females के केस में it is 1.5 milligram per day, in pregnancy it is 3 to 5 milligram per day, and in infants it is 1 milligram per day. Now why is it important to know? Because whatever is your iron requirement, you should take 10 times more iron of that. Why? Because हम जो भी आयरन कंज्यूम करते हैं उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। तो अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आपको कम से कम 10 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, क्योंकि 9 मिलीग्राम्स जो होंगे वो वेस्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम आपको इफेक्टिवली मिलेगा। इसका एब्जॉर्प्शन डिओडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम से होता है। डिओडेनम में भी DMT1 नाम के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स, उससे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं कि आपने डाइट में ही कम लिया, डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, आपकी बॉडी में डिमांड बढ़ गई जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में, प्यूबर्टी के केस में, या फिर कोई मैल एब्जॉर्प्शन का केस है, सीलिएक डिसीज, गैस्ट्रिक्टमी, एक्लोरहाइड्रिया, या फिर बॉडी में वेस्टेज बढ़ चुका है आयरन का जैसे मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो इसकी हिस्ट्री आपको लेना है फीमेल से, है ना, अगर कोई IDA के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रही है, या GI ब्लीड। अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास IDA के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो यू शुड आस्क फॉर द हिस्ट्री ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल। अब हम लोग इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ध्यान रखिएगा, स्टेज 3 ही प्रॉपर IDA है जो आप पढ़ते हो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। स्टेज 1, 2 प्री लेटेंट और लेटेंट है। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होता है, बोन मैरो का आयरन कम होता है, फेरिटिन भी कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है और TIBC भी नॉर्मल है। स्टेज 2 क्या होता है, लेटेंट वाला। इसमें बोन मैरो का आयरन एब्सेंट है, कम नहीं हुआ, एब्सेंट मतलब खत्म हो चुका है, फेरिटिन कमी है, TIBC बढ़ चुका है और हीमोग्लोबिन अभी भी नॉर्मल है। तो अब देखो हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेज 3 वो होता है जिसमें हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे कॉमन कंप्लेंट फटीग एंड वीकनेस, जिसके साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है। लेटर स्टेजेस में डिस्नी ऑन एक्सर्शन, पैल्पिटेशंस, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, पैलर, दैट इज जो पैल्पिब्रल कंजक्टाइवा है वो आपकी पेल दिखेगी, राइट, कॉइलोनाइकिया दिखेंगे, नेल चेंजेस दिखेंगे, ग्लोसाइटिस मिलेगी, शाइनी टंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज आस्क्ड ओवर हियर इज PVS, that is Plummer-Vinson syndrome, also known as Patterson-Kelly-Brown syndrome। तो यहाँ पे ट्रायड मिलता है डिस्फेजिया का, है ना, बिकॉज देर आर पोस्ट क्रिकॉइड वेब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वी गेट ग्लोसाइटिस, वेरी शाइनी टंग विच यू कैन सी ओवर हेयर, एंड वी गेट कॉइलोनाइकिया। दीज आर वेरी वीक एंड ब्रिटल नेल्स, राइट, स्पून शेप नेल्स। नाउ व्हाट आर द आयरन इंडाइसेस विच वी कैन सी? पहली बात तो हीमोग्लोबिन तो कमी होता है, ये अपन को पता है। अब देखिए बहुत सारे इंडाइसेस हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडाइस है जो आपको याद ही रखना है, दैट इज सीरम फेरिटिन। तो सबसे पहले पेशेंट का सीरम फेरिटिन कम होता है, तो सीरम फेरिटिन सबसे पहले कम होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें कम होती हैं? ऑब्वियसली सीरम आयरन भी कम होगा। तो सबसे पहले सीरम फेरिटिन रिड्यूस हो रहा है, राइट, सो सीरम फेरिटिन इज द फर्स्ट वन टू रिड्यूस। देन वी हैव सीरम आयरन, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, यू कैन सी ओवर हियर। वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन, ये भी रिड्यूस हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं उसको देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ट्रांसफेरिन की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन तो कम हो रहा है, ठीक है, पर ओवरऑल ट्रांसफेरिन की वैल्यू बढ़ रही है, ये कॉम्पेंसेटरी इंक्रीज होता है। तो सीरम आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ट्रांसफेरिन बढ़ता है पर ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरम फेरिटिन सबसे पहले कम होता है। कुछ एडिशनल चीज़ें, RDW की अगर मैं बात करूँ, दैट इज डिग्री ऑफ एनआइसोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेरिएशन ऑफ RBC का शेप और साइज में होता है उसको बोलते हैं अपन, तो यहाँ पे वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दे आर ऑफ वेरियस साइजेस RBCs बेसिकली। देन व्हाट विल हैपन टू फ्री इरेथ्रोसाइट प्रोटोफॉरफायरिन? होता क्या है, ये फ्री इरेथ्रोसाइट प्रोटोफॉरफायरिन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में एक सबस्ट्रेट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए मुझे आयरन भी चाहिए, अब आयरन है ही नहीं, तो ये फ्री इरेथ्रोसाइट
प्रोटोपोरफायरिन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है, क्योंकि आयरन है ही नहीं तो हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीज इन दिस केस। MCV ऑब्वियसली कम होगा, है ना, क्योंकि माइक्रोसिटिक अनीमिया है, और MCH और MCHC भी कम हो जाते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें कम होती हैं, बढ़ती क्या क्या याद रखिएगा। TIBC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफेरिन इज इंपॉर्टेंट, FEP इज इंपॉर्टेंट एंड RDW इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर कौन कौन से हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, सो इट इज सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, कई जगहों पे ये फेरिटिन को ही लिखता है, फेरिटिन अर्लीस्ट है, फेरिटिन ही स्पेसिफिक है, फेरिटिन ही सेंसिटिव, ऐसा लिखते हैं। पर पॉइंट क्या है फेरिटिन के केस में कि ये इन्फ्लामेशन के केस में भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो अगर कोई स्पेसिफिक पूछे, मोस्ट स्पेसिफिक, तो फेरिटिन बताओगे, और मोस्ट सेंसिटिव पूछे तो सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर आपको बताने हैं। इन्वेस्टिगेशन में आयरन इंडाइसेस जो हमने पूरे ऊपर पढ़ लिए हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपको क्या क्या मिलेगी, टीयर ड्रॉप सेल मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, पेंसिल सेल्स एंड आइसोपोइकिलोसाइटोसिस, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे जो सेंट्रल पैलर होता है वो more than 1/3 होता है, दैट इज द वे इन विच यू कैन आइडेंटिफाई इट। हाउ यू गोइंग टू ट्रीट इट, भाई ओरल आयरन थेरेपी से हमेशा हम शुरू करते हैं। किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली आप पैरेंटल थेरेपी पे नहीं लेके जाते, इसमें हम लोग फेरस सल्फेट देते हैं, 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती है, TDS। जनरली डोज याद रखो, अडल्ट में 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे देना होता है, और बच्चों में 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे देना होता है ना। तो ये याद रखना है। कितने समय के लिए देना है, 3 से 6 महीनों के लिए। अब ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि जो करेक्शन है वो 3 से 6 हफ्तों में हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन अब अगर नॉर्मल बहुत सीवियर अनीमिया नहीं है तो हीमोग्लोबिन 3 से 6 हफ्तों में सही हो जाएगा, पर हम इसको 3 से 6 महीनों के लिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम आयरन के स्टोर्स को भी रिप्लेनिश करना चाह रहे हैं। अब रिस्पॉन्स कितने दिन में आ जाता है, 1 हफ्ते के अंदर आपको अगर आप आयरन थेरेपी दे रहे हो ओरल तो रिस्पॉन्स मिलने लगता है, और सबसे अर्लीस्ट जो रिस्पॉन्स का इवैल्यूएटर होता है वो रेटिक काउंट होता है, वो बढ़ने लगता है। ध्यान रखिएगा, हम अगर आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं, है ना, तो 1 हफ्ते लग जाते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। अगर मैंने 1 हफ्ते लगातार ओरल आयरन टैबलेट्स खाई हैं, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स खाई हैं, तो मेरे को अपना हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ाने में 1 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। अब आयरन थेरेपी की साइड इफेक्ट्स क्या है कि ये ना गैस्ट्राइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, GI सिम्टम्स कॉज करते हैं, है ना। तो इसके लिए ना हम लोग पेरेंटल थेरेपी देते हैं, IV थेरेपी देते हैं। ये तब देंगे जब सीवियर मैल एब्जॉर्प्शन है, कि भाई जो आप ओरल दे रहे हो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, या ओरल के लिए कोई पेशेंट इनटॉलरेंट है, कोई कंप्लायंट नहीं है, मतलब वो ओरल टैबलेट्स खा ही नहीं रहा है क्योंकि सिम्टम्स आ रहे हैं। आप कैसे पता करोगे कि पेशेंट कंप्लायंट है कि नहीं, यू विल आस्क फॉर द स्टूल कलर्स। अगर स्टूल के कलर्स ब्लैक आ रहे हैं, है ना, मतलब पेशेंट ने IFA की टैबलेट्स ली हैं, ठीक है। तो इसके डोज के लिए हम लोग पेरेंटल के लिए हम लोग गैंजनी फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, 2.4 इंटू बॉडी वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन kg इंटू हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट, है ना, कितना हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट है, प्लस 500 और 1000। अब देखो मेल्स में यूजुअली 500 ऐड करते हैं, ये स्टोर्स के लिए होता है। फीमेल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम 1000 मिलीग्राम ऐड करते हैं। रूट इसका IV और IM दोनों हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, IM में आपको जो चीज़ें याद रखनी है और IV में आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है, मैं इसकी बातें कर लेती हूँ आपसे। सबसे पहले कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं उसको देख लेते हैं अपन। वी आर हैविंग आयरन सॉर्बिटोल, डेक्स्ट्रान। व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज FCM जो हम यूज़ करते हैं। इसका डोज होता है 500 मिलीग्राम इन 10 ml और 1000 मिलीग्राम इन 20 ml, ठीक है। लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करोगे, भाई जब सीवियर सिम्टोमेटिक पेशेंट है, कि आपके पास पेशेंट आ ही रहा है डिस्निया के साथ, एंजाइना के साथ, या कार्डिक फेलियर के साथ, या हीमोग्लोबिन सीवियरली लो है, 6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में पता होनी चाहिए। थैंक यू।